बेटा मान लो आपको क्वेश्चन इस तरह से आता है। और बेटा नीट में एक पैटर्न होता है, आपको समझना पड़ेगा नीट और जेई में अंतर होता है। तो आपको थोड़ा सा नीट के हिसाब से बिहेवियर शो करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट में कोई अंतर नहीं रहेगा बेटा, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न में अंतर रहेगा। सपोज आपको मैंने दो ब्लॉक दिए, ब्लॉक ओवर ब्लॉक केसेस। सपोज ये 3 kg है, ये 5 kg है बेटा। 3 kg और 5 kg के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μ1, दैट इज 0.4। और 5 kg और ग्राउंड के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, लेट अस से वो 0.3 है। हम दो केसेस लेंगे। केस वन, उसमें हम लोग 3 kg ब्लॉक पे फोर्स लगाएंगे। और इस केस में हमको एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक प्लस एक्सेलरेशन ऑफ एंड एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक निकालना है। कितना होगा? ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को ट्रबल करता है, क्योंकि वो बेसिक से नहीं सोच पाते हैं इसमें। बेटा आप लोगों ने इतना क्वेश्चन नोट कर लिया? यस सर। देखो आपको इसमें कैसे सोचना होता है, सिर्फ पैटर्न पे ध्यान देना। देखो बेटा, कभी भी फ्रिक्शन का रोल ये होता है, फ्रिक्शन वांट्स कि दोनों बॉडी साथ में चले। फ्रिक्शन कैसी इच्छा होती है, वो हमेशा अपना फोर्स किस इस टाइप से लगाता है, या तो वो अगर दोनों बॉडी एक दूसरे से रिलेटिव मोशन कर रही है तो बेस्ट कोशिश करेगा फ्रिक्शन म्यू इंटू एन खर्च करके कि दोनों बॉडी साथ में रहे। अदरवाइज फ्रिक्शन सिर्फ इतना लगना चाहता है कि दोनों साथ में रहे। तो तुमको नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है, तो एक इमेजरी चीज मान लो। एक इमेजरी चीज मानो कि लेट अस से कि 3 kg और 5 kg एक ही सिस्टम है। इसको मिला के एक सिस्टम मान लो। तो 3 + 5 कितना हो गया? 8 kg। एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन से आ गए अब? 20 न्यूटन। बेटा अब इन दोनों के बीच में जो होगा वो इंटरनल फोर्स होगा। हमारा एक्सेलरेशन वेन एवर वी राइट एफ इक्वल टू एम में, द एफ पार्ट इज एक्सटर्नल फोर्सेस। तो यानी ग्राउंड से जो एक फ्रिक्शन मिलेगा, दैट विल बी ओनली एक्सटर्नल फोर्स। देख पा रहे हो बेटा? सर और न्यूमन और न्यूटन। हाँ हाँ बेटा, ये म्यू1 दिया हुआ है ना, म्यू1 म्यू2। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसे इमेजिन करो कि दोनों बॉडी साथ में ट्रेवल करेंगे। लेट अस इमेजिन both bodies will move together। ऐसा इमेजिन कर लो कि दोनों बॉडी साथ में जाएंगी। अब क्या होगा बेटा, अगर दोनों बॉडी साथ में जाएंगी तो राइट हैंड साइड फोर्स लगा 20 न्यूटन, और पीछे की जगह फ्रिक्शन। बेटा अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में 5 kg ब्लॉक मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन पूरा लगता है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट इज म्यू इंटू एन। एंड म्यू पार्ट वाज 0.3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.3। और नॉर्मल रिएक्शन 3 kg + 5 kg मिला के जो नॉर्मल रिएक्शन होगा बेटा, वो आ जाएगा इन दोनों का बेटा 8 kg इंटू जी, यानी 8G। क्या यहां तक तुमको समझ आ रहा है? हाँ सर। तो बेटा ये कितना आ गया बताओ? 8G मतलब 80। 80 इंटू 0.3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 24 ना। 24। तो यानी हम तुरंत समझ गए कि 5 kg ब्लॉक आगे जा ही नहीं सकता है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? क्योंकि फ्रिक्शन को 24 लगने की जरूरत नहीं है। अगर एक्सटर्नल फोर्स 20 है तो फ्रिक्शन विल ऑल्सो हैव 20 ओनली। और अब 5 kg ब्लॉक इज मूविंग नोवेयर। अब मैं आराम से सोच सकता हूं कि इस केस में 3 kg ब्लॉक अलग जाएगा। क्या तुम मेरी बात समझे? हर बार कैसी भी कंडीशन हो, पहले कोशिश करेगा फ्रिक्शन कि सब साथ में रहे। बट अगर ऐसा नहीं पॉसिबल है
तो दोनों बॉडीज को अलग अलग लेके चलना। कई बार बच्चा क्या करता है, तुरंत स्टार्ट कर देता है इसको सॉल्व करना, तो उसकी इमेजिनेशन धोखा दे देती है कि कई बार वो साथ लेके चलता है और कई बार उसको लगता है कि 3 kg और 5 kg को अलग अलग लेके चलना है। ठीक है बेटा, यहाँ तक थोड़ा सा समझे। हमेशा सबसे पहले क्या करोगे, ट्राई टू थिंक कि कैन दे मूव टुगेदर। अगर यहाँ पे ये फ्रिक्शन की वैल्यू 24 की जगह 16 आ जाती, तो हम लोग एश्योर्ड हो जाते कि हाँ ये दोनों ब्लॉक साथ में जा सकते हैं एक बार के लिए, चलो मतलब 5 kg विल मूव। बट अब हमें पता चल चुका है 5 kg विल नॉट मूव। अब हम लोग फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। बेटा नेक्स्ट पेज पे जाऊं मैं, आप लोगों ने नोट कर लिया? सर थोड़ा 1 मिनट। हाँ बेटा, ब्लॉक ओवर ब्लॉक वाले जो केसेस होते हैं दे आर वेरी सिंपल। बेटा देखो ना, 80 इंटू 0.3 करोगे तो 24 आ जाएगा ना बेटा। 8 जी की वैल्यू 10 है ना, तो 10 इंटू 0.3 3 आ जाएगा। 3 8 जा 24 हो गया। और इतना लगेगा नहीं, डोंट वरी बेटा, इसलिए मैंने इमेजिनरी बोला था। लेट्स इमेजिन कि अगर हम लोग 3 kg और 5 kg को साथ लेके चलना चाहते हैं, इज इट पॉसिबल कि दोनों साथ जाएं? तो हमने देखा कि नीचे वाली बॉडी को ऑलरेडी इतना फ्रिक्शन मिल सकता है, 24 न्यूटन तक मिल सकता है, तो दे विल नेवर मूव टुगेदर। 5 kg अलग ही जाएगा, 3 kg अलग ही जाएगा। बेटा ये बात समझे आप? यस सर। चलो बेटा, हाँ अब आप एक काम करो, इसका एफबीडी बनाओ 3 kg का। 3 kg पे इस तरफ फोर्स लगा 20 न्यूटन। धरती इसको खींचेगी, जो हमेशा सबको खींचती है mg फोर्स से, यानी 3g। 5 kg इसको एक नॉर्मल रिएक्शन देगा n। और जब ये 3 kg वाला ऑब्जेक्ट आगे सरक रहा होगा, तो 5 kg बेटा इसको पीछे खींचेगा विथ फ्रिक्शन F1। ये आपका एफबीडी ऑफ 3 kg आ गया। अगर हम 5 kg का एफबीडी बनाएं बेटा, तो देखो हमेशा फोर्सेस पेयर में लगते हैं। जब 3 kg वाली बॉडी को 5 kg वाली बॉडी पीछे रोक रही है, तो 3 kg वाली बॉडी 5 kg को आगे लेके जाना चाहिए। बेटा फ्रिक्शन हमेशा पेयर में लगता है। अगर 3 kg के ऊपर पीछे लगाए तो 5 kg के ऊपर आगे लगेगा। क्या तुमको ये बात समझ आई, वो भी सेम अमाउंट से? बेटा दुनिया के सारे फोर्सेस पेयर में ही लगते हैं, बट अलग अलग बॉडीज पे। यहां तक आपको थोड़ा सा समझ आया बेटा? 5G, धरती से नीचे से एक नॉर्मल रिएक्शन N1, 3 kg से एक रिटर्न बर्थडे गिफ्ट नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ N। यहां तक साथ में हो बेटा? और जमीन से एक फ्रिक्शन की वैल्यू F, ग्राउंड से। नोट कर लिया बेटा? ये 5 kg का एफबीडी हुआ। बेटा फ्री बॉडी डायग्राम में हम एक्सटर्नल फोर्सेस बनाते हैं। हमने देखो 3 kg पे 20 लग रहा था तो लगाया, 5 kg पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस टाइप का 20 वाला, सिर्फ दो फ्रिक्शन लगेंगे, वो भी दोनों कॉन्टेक्ट से। एक 3 kg का कॉन्टेक्ट और एक ग्राउंड का कॉन्टेक्ट, इसलिए 5 kg पे दो ही फोर्स लग रहे हैं कॉन्टेक्ट वाले, मतलब ये वाले फ्रिक्शन वाइज F और F। नोट किया बेटा इतना? अब आपकी जो इक्वेशन होती है कि नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, इसका एक्चुअल मतलब होता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी अगर मैं 3 kg वाले का एक्सेलरेशन A3 लिखूं, ये 3 सबस्क्रिप्ट में है बेटा, तो यहां मुझे नेट फोर्स लिखना पड़ेगा 20 माइनस F1। देख पा रहे हो बेटा? हम पिछले वाले फिगर से ये बात देख चुके हैं कि इसकी मैक्सिमम। 20 - F1। हाँ बेटा बोलो। 20 राइट साइड चल रहा है और 5 kg से एक फ्रिक्शन लगेगा F1, तो नेट फोर्स क्या आएगा? 20 माइनस F1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आया बेटा समझ में? हाँ सर।
अब देखो हम लोग लास्ट इमेजिनेशन से ये बात पता कर चुके थे कि ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 24 हो सकती है। धरती हमेशा रोक के रखना चाहती है, फ्रिक्शन हमेशा चाहता है कि दोनों बॉडी एक दूसरे को साथ ना छोड़े। तो जो अर्थ है वो पूरी कोशिश करेगा यहाँ पे 24 न्यूटन तक देने की इसकी कैपेसिटी है, म्यू इंटू एन। अब देखो ना बेटा, आप इस n1 को निकालोगे ना तो आपको कितना मिलेगा, n1 इक्वल टू n प्लस 5g। और यहां से जब n निकालोगे तो n विल बिकम 3g। इस 3g को अगर हम यहां लाके पुट करेंगे तो n1 विल बिकम 8g। दैट मीन्स, और तुमको पता होना चाहिए किसी भी फ्रिक्शन की लिमिट होती है म्यू इंटू एन। तो यहाँ पे ये वाला फ्रिक्शन ग्राउंड से है और ये वाला नॉर्मल रिएक्शन भी ग्राउंड वाला है, तो म्यू इंटू एन1। अब बेटा मुझे बताओ ये वैल्यू कितनी आ गई, फ्रिक्शन शुड बी लेस देन इक्वल टू, म्यू था 0.3 और n1 था 8g। दैट इज फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 24 न्यूटन हो सकती है, दे सकता है। धरती चाहेगी तो 24 न्यूटन तक देगी। अब ये 24 न्यूटन दे रही है और मुझे पता है F1 जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बेटा बताओ। F1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू एन। और ये n कितना है 3g, यानी 3g इंटू, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है बेटा बताओ, 0.4 दिया है ना 3 kg और 5 kg के बीच में। तो अगर आप यहाँ पे 0.4 पुट करोगे तो इस फ्रिक्शन की हाईएस्ट वैल्यू कितनी बनेगी बेटा बताओ, 12 न्यूटन बन रही है बेटा, देख लो। बेटा आपने नोट किया, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज म्यू इनटू एन। और वो भी जब जरूरत होगी तो लगेगा, जब रिलेटिव मोशन होगा तो लगेगा। स्टैटिक में जब दोनों बॉडी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहती है तो फ्रिक्शन सिर्फ उतना लगता है जितने में दोनों बॉडी रुकी रहें। मेरी बात समझे बेटा। अब बताओ फ्रिक्शन F1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 3g इंटू 0.4, दैट विल कम। बेटा आप देख पा रहे हो 4 3 12 आ जाएगा, है ना। अब बताओ एक तरफ 20 लग रहा है और एक तरफ मैक्सिमम 12 लग सकता है, 3 kg की बॉडी तो एक्सेलरेट करेगी ही करेगी, यानी 5 kg कर नहीं सकती है क्योंकि नीचे से फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है और इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 12 है। पर 5 kg रेस्ट में रहेगी, यानी टेक्निकली 5 kg का असली डायग्राम ऐसे आएगा, 12 न्यूटन, पीछे से भी 12 न्यूटन ही आएगा। इसको 24 देने की जरूरत नहीं है एफ को। क्या आप मेरी बात समझ पाए बेटा। ये आया। हाँ बेटा बोलो। एक्सेलरेशन जीरो है ना बेटा, तो 5 kg पे क्यों फ्रिक्शन 24 न्यूटन लगेगा, नहीं लगेगा। जितने में बॉडी रुक जाए, बेटा याद रखना फ्रिक्शन की वैल्यू जरूरत के हिसाब से लगती है। इस फ्रिक्शन की वैल्यू थी 0 से लेकर 24 न्यूटन के बीच में, जितना जरूरत हो उतना ही लगेगा। इस बॉडी पे 3 kg की बॉडी, 5 kg पे 3 kg की बॉडी आगे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगी 12 न्यूटन। तो क्यों नीचे धरती बोलेगी हम 24 न्यूटन देंगे, ऐसे तो गाड़ी पीछे चलने लगेगी, 5 kg विल स्टार्ट मूविंग बैकवर्ड। बट ऐसा नहीं होता है, तो 12 न्यूटन विल बी द ओनली रिक्वायर्ड फोर्स। तो आपका एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक यहाँ पे 0 आ जाता है, और F1 की वैल्यू 12 अगर हम पुट कर दें तो 20 माइनस 12 इक्वल टू A3 इंटू 3, यानी acceleration of 3 kg block will become 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बेटा आपको ये समझ आ गया, थोड़ा सा, पूरा नहीं बोल रहा बेटा। क्या आप लोग को ये ब्लॉक ओवर ब्लॉक वाला स्टार्ट कर लोगे, एक और क्वेश्चन देखिए चेक करें। यस सर। अच्छा चलो, जानबूझ के क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, देखो इसी क्वेश्चन में वो आपको कुछ ऐसा डेटा देते हैं, ये 3 kg है और ये 5 kg है, और 3 kg ब्लॉक पे लग रहा है 20 न्यूटन। पूरा अच्छे से सुनना बेटा क्वेश्चन पहले। ग्राउंड के साथ जो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है बेटा वो 0.1 है,
और इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 0.4 है। अब आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg एंड 5 kg। क्या आप लोग सोच सकते हो बेटा कि मैं डायरेक्टली बताऊं? आप बताओ। स्टार्ट करें सोचने की। देखो बेटा, तुमको ये महसूस करना पड़ेगा जहां जहां दोनों बॉडीज टच कर रही हैं, जैसे 3 kg एंड 5 kg जहां वो टच कर रहे हैं, अर्थ अर्थ और 5 kg जहां टच कर रही है कांटेक्ट पे, हमेशा दोनों बॉडी ये चाहती है कि हम लोग साथ में रहें। तो उसके लिए वो लोग मैक्सिमम क्या झेल सकते हैं कि वो फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी दे सकते हैं हमेशा। जब म्यू इंटू एन होती है तो हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन या हाईएस्ट फ्रिक्शन है। बट बेटा, जो बॉडी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो उसमें कितना भी फ्रिक्शन लग सकता है इन दोनों के बीच में, 0 से म्यू एन के बीच में कितना भी। इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन को ऐसे लिखा जाता है। लेकिन अगर आप कंफर्म हो कि 3 kg और 5 kg एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन कर रहे हैं, तो आंख बंद करके एफ के को म्यू इंटू एन कर देना, आंख बंद करके। जब स्टैटिक हो तब ऐसा। स्टैटिक वाला केस इसीलिए ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि बच्चे कई बार म्यू एन ले लेते हैं और कई बार वो समझ नहीं पाते हैं क्या लेना है। आंसर है कि जितनी रिक्वायरमेंट हो उतनी ही लेना, टू ब्रिंग इक्विलिब्रियम। और जब रिलेटिव मोशन हो रहा है तो सबसे इजी, म्यू इंटू एन ले लो, खत्म का। जब रिलेटिव मोशन हो रहा है तो ऐसे लेना है। बेटा मैं स्टार्ट करता हूँ समझाना। ऐसा सोचो कि बॉडीज हमेशा चाहती हैं कि वो साथ में रहे, 3 kg और 5 kg साथ में रहना चाहते हैं। तो चलो चेक करते हैं। अगर मैं इन दोनों को एक सिस्टम मानूं तो क्या ये लोग साथ में एक्सेलरेट कर सकते हैं? एक्सटर्नल फोर्स आया 20 न्यूटन, 3 + 5 kg आया 8 kg, तो धरती के पास नीचे फोर्स आया 8 g। mg बेटा नीचे लगता है ना, धरती से मिला एक नॉर्मल रिएक्शन। अगर दोनों को हम बेटा, लेट अस इमेजिन बोथ आर गोइंग टुगेदर, यानी दोनों का एक्सेलरेशन सेम है क्या, इमेजिन करते हैं। बोथ आर गोइंग टुगेदर, तो चेक करने के लिए क्या ये साथ जा भी सकते हैं? एक्सटर्नल फोर्स 20 हो गया, 3 kg और 5 kg एक सिस्टम बन गए, धरती से एक नॉर्मल रिएक्शन N1 मिला, ये जो सरफेस है ग्राउंड वाला उससे बोल रहा हूँ बेटा, N1। और अब पीछे है म्यू इंटू वन, म्यू इंटू एन। N1 की वैल्यू आपको देख पा रहे हो 80 g आ रही है, मतलब 8 g आ रही है। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, फ्रिक्शन कैन हैव मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू एन, यानी 0.1 इंटू 8 g। तो बेटा आप ये सब निकाल लिया करो, यानी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 8 न्यूटन, यानी जमीन कितना भी कोशिश करेगी रोकने की तो 8 न्यूटन से ज्यादा वो फोर्स नहीं लगा पाएगी। और एक्सटर्नल फोर्स 20 है, यानी इस बार 5 kg भी मूव करेगा बेटा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? देख लो बेटा, एक्सटर्नल फोर्स 20 है, ये वाला फोर्स ओनली 8 न्यूटन है। तो अब सिस्टम राइट हैंड साइड जाने की कोशिश करेगा। स्टार्ट करें बेटा एफबीडी बनाना। अब फिर से आप 3 kg का एफबीडी बनाओ, 3g। देख पा रहे हो बेटा? अच्छा, Yes, sir. अच्छा मुझे बताओ इस केस में एक्सेलरेशन कितना आता? अभी तो हमें ये पता लगा कि 5 kg मूव कर सकती है, बट व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन इन द फर्स्ट केस ओनली? इस वाले केस में अगर हम सिस्टम मान के चलते, 20 राइट साइड लग रहा है, फ्रिक्शन मैक्सिमम 8 लग सकता है पीछे, तो इफेक्टिव फोर्स कितना आता? 12 आ जाता, 20 माइनस एफ, यानी 20 माइनस 8, यानी 12, 12 इक्वल टू एम में, यानी टोटल मास 8 है और एक्सेलरेशन आ गया इक्वल टू 12/8। बेटा 12/8 कितना आ गया? 3/2 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? नो सर। अगर दोनों चलेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 3/2 होगी, अगर दोनों साथ में चलेंगे तो एक्सेलरेशन विल बी 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या इन दोनों के बीच की दोस्ती इतनी तगड़ी है कि 3 kg 5 kg को उतना फ्रिक्शन देगा या फोर्स देगा कि 5 kg चलने को तैयार हो जाए? आओ देखते हैं। जब हम 3 kg का एफबीडी बनाते हैं और 5 kg का एफबीडी बनाते हैं, 3 kg के लिए 3g 20 न्यूटन,
5 kg से मिलने वाला नॉर्मल रिएक्शन n, और 5 kg इसको बोलेगा दोस्त आगे मत जाओ अकेले अकेले, यानी F1। 5 kg को मिलने वाले फोर्सेस, 5g धरती खींचती है, हमेशा खींचती है, सेंटर ऑफ द अर्थ खींचता है बेटा। 3 kg ब्लॉक को 5 kg ने F1 दिया, तो वो बर्थडे गिफ्ट रिटर्न देगी वापस एग्जैक्टली उतना कि लो तुम भी F1 लो। जब हम 3 kg ब्लॉक को रोक रहे हैं तो वो हमको आगे लेके जाएगा, ऐसा होगा बेटा। फ्रिक्शन हमेशा पेयर में ही लगेगा। धरती का सरफेस एक नॉर्मल रिएक्शन देगा N1, और 5 kg ने 3 kg को N दिया था, तो वो भी लौटा देगा N, और फिर धरती खींचेगी इसको, फ्रिक्शन, सरफेस ऑफ द अर्थ विल गिव फ्रिक्शन F। ये दोनों FBD बनके तैयार हो गए। देख पा रहे हो बेटा? अच्छा, व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ F1 बेटा, पॉसिबल बताओ। व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ F1? जाके देख के बताओ बेटा। इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है? 0.4। यानी F1 की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 12 न्यूटन। हाँ बेटा, F1 की मैक्सिमम वैल्यू आएगी बेटा 12 न्यूटन। वेरी गुड बेटा। देखो अब यानी 3 kg ब्लॉक बोलेगा 5 kg को, दोस्त तो चिंता मत कर, मैं 5 kg तक लगा 12 न्यूटन तक लगा सकता हूँ। ये बोलेगा दोस्त मुझे तो बस जमीन से 8 न्यूटन मिल रहा है, कोई मुझे 8 से ज्यादा दे देगा तो मैं उसके साथ चल दूंगा। यानी टेक्निकली दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन इस केस में मुझे दिख रहा है कि सेम आएगा। आप चाहो तो निकाल के वेरीफाई कर लो। मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? दिस विल बी योर आंसर ओनली। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इज सफिशिएंट टू टेक बोथ बॉडीज टुगेदर, 3 kg और 5 kg का। चलो फिर भी करके बता देता हूँ। आप इस पे 20 लगा रहे हो और आप पीछे F1 लगाओ, ठीक है बेटा? आप मेरी बात समझना, यहाँ F1 की वैल्यू 12 न्यूटन नहीं आएगी, मैं समझाता हूँ क्यों। अच्छा ये बताओ, मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि 5 kg वाला ब्लॉक का जो डायग्राम है और 3 kg जो ब्लॉक है, दोनों को साथ चलने के लिए एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट कितनी है? 3/2। बॉडी हमेशा साथ ही रहना चाहती है, वो तो एक्सटर्नल फोर्स है, वो रोक देता है। 3 kg और 5 kg का एक्सेलरेशन 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो दोनों साथ चल सकते हैं। तो आओ चेक करते हैं 5 kg पे बच्चों की तरह सोच के कितना होगा, इसके ऊपर सोचते हैं। पहले 3 kg पे सोच लेते हैं, चलो तो कितना आ गया? 20 माइनस F1 इक्वल टू, मास कितना है बेटा इसका? 3 kg, और एक्सेलरेशन मान लेते हैं कि अगर ये दोनों साथ चल रहे हैं तो 3/2। अब बेटा कोई बच्चा F1 की वैल्यू बता सकता है कितनी आएगी? 20 माइनस 9/2। क्या आप समझ पा रहे हो? यस सर। कितनी वैल्यू आ गई बेटा ये? अगर आप ये देखोगे 15.5 आ गई बेटा, ठीक है गुड। अब यहां से हम लोग ये श्योर हो गए कि फ्रिक्शन इतनी वैल्यू तो ले नहीं सकता, यानी हम लोग इतना श्योर हो गए कि अब F1 कांट बी मोर देन 12 न्यूटन। तो हम फ्रिक्शन को एक काम करते हैं, 12 ही लेते हैं। एक सेकंड तो बेटा, हाँ, फ्रिक्शन हमारा इसकी लिमिट पार नहीं कर सकता 12 वाली की, क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू म्यू इनटू एन टच करता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 3 kg को बोलते हैं, देखो तुम्हारा FBD तो क्लियर है 20 और F1, और फ्रिक्शन अपना बेस्ट अटेम्प्ट देना चाहता है। अब 20 आगे लग रहा है और फ्रिक्शन बोलेगा मैं अपना बेस्ट दूंगा 12 मीटर। 5 kg ब्लॉक बोलेगी चलो मैं तुम्हें रोकने की कोशिश करती हूँ 12 से, ठीक है बेटा? तो जब 5 kg को 12 से रोकना चाहेगी, अब एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक कितना आ जाएगा बताओ बेटा? 20 माइनस 12 कितना हो गया बेटा? 8। नेट फोर्स कितना निकालते हैं हम? 20 माइनस 12 दैट इज 8, और मास कितना है? 3 kg। 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या यहां तक कोई डाउट है बेटा? एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg विल बी दिस मच। अब इससे तुम्हें पता चलेगा कि जब नीचे मतलब 3 kg का फ्रिक्शन
पूरा लग रहा है 12 न्यूटन, तो इसका भी 12 न्यूटन ही लगेगा। और हम धरती से देख चुके थे जब ये 12 न्यूटन लग रहा है, तो पिछले वाले केस में जमीन वाले फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू थी 8 न्यूटन, तो यहाँ पे भी ये फ्रिक्शन 8 न्यूटन आ जाएगा। दैट मीन्स दोनों बॉडी एक बार साथ नहीं चल पाएंगी, पर नीचे वाली बॉडी मूव करेगी। अपर बॉडी का एक्सेलरेशन आया 8/3, और जो लोअर बॉडी है 5 kg, उस पर सिर्फ फ्रिक्शन आगे लग रहा है 12 और पीछे वाला फ्रिक्शन लग रहा है 8, यानी नेट फोर्स लगा 4 न्यूटन। तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा 5 kg वाले का नेट फोर्स 12 - 8 यानी 4 बाई द मास ऑफ द बॉडी यानी 5 kg। क्या आप लोगों ने इतना नोट कर लिया बेटा? रियलिटी में दोनों ही बॉडी एक्सेलरेट करेंगी, लेकिन लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। मेरी बात समझ में बेटा? Yes, sir. हाँ ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोग करोगे बेटा, अटेम्प्ट करना, मैं पूरी हेल्प करूंगा। अब बेटा सुनो, आपको इसमें ये चीज बहुत ज्यादा सोचनी पड़ेगी कि कुछ भी करके F=m में लागू होगा, कुछ भी करके फ्रिक्शन सिर्फ जरूरत के हिसाब से लगता है, पूरा नहीं। तो इसलिए अपने नोट्स में बार बार इसको जाके रिवाइज करना कि स्टैटिक फ्रिक्शन 0 to μ/n लगेगा एज पर रिक्वायरमेंट, वो कभी भी पूरा नहीं लगेगा। आप कभी भी फ्रिक्शन को पूरा मत लेना, जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना लेना। देखो हमारे पिछले 2 क्वेश्चन में फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो हम ले रहे हैं। अगर पिछले वाले ही क्वेश्चन में बेटा सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम, ये 0.1 है, ये 0.4 है, ये 3 kg है, ये 5 kg है, बस ये जो फोर्स था वो 20 न्यूटन इधर आ गया। अब क्या इस केस के लिए आप 3 kg का एक्सेलरेशन और 5 kg का एक्सेलरेशन सोच सकते हो बेटा? सोचो बेटा, आराम से सोचो कितना होगा। अगर मैं सोल्यूशन लिखता हूं, सपोज मैं चाह रहा हूं कि भाई ये 20 न्यूटन इन दोनों को साथ लेके चले, तब तुम आराम से देखते, मैं इसको एक सिस्टम मानता, 20 इधर, और सिर्फ ये एक्सटर्नल होता फ्रिक्शन। और इस फ्रिक्शन को हम ऑलरेडी देख रखे हैं कि 8g नीचे, जमीन से नॉर्मल रिएक्शन n1 वो भी 8g के बराबर हो जाता, तो पीछे वाली फ्रिक्शन जो जमीन से फ्रिक्शन लगेगा उसकी वैल्यू मैक्सिमम आ सकती है μ/n, यानी 0.1 इंटू 8g यानी 8 न्यूटन। अब ये तो मैं श्योर हो गया हूं कि 5 kg वाला ब्लॉक मोशन में रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 20 है और ये वाला फोर्स, ये वाला सिर्फ 8 न्यूटन है। बात समझ गए बेटा? Yes, sir. तो आप लोग करोगे कि मैं करूं बेटा? आप बताओ, 2 सेकंड लेके करना चाहोगे? मैं आप लोग की हेल्प करता हूँ एफबीडी बनाने में। 3 kg पे देखो, इन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ 5 kg बोलेगा मेरे साथ चल, तो वो फ्रिक्शन ऐसे लगाएगा। बेटा याद रखना, जब बी, जैसे मैं इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी, जब बी आगे जाना चाहेगा तो वो ए को साथ लेके जाना चाहेगा, फ्रिक्शन हमेशा साथ रखना चाहता है सरफेस को। तो बॉडी ए पे यानी 3 kg पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, इसका एक mg वाला फोर्स और एक नॉर्मल रिएक्शन जो 5 kg से मिलेगा। तो ये बन गया इसका केस। और अब हम आते हैं 5 kg वाले को देखने के लिए। देखो इतना तो श्योर है, जब 3 kg वाली बॉडी को वो फ्रिक्शन आगे देगा तो 3 kg वाली उसको पीछे फ्रिक्शन देगी। धरती सबको खींचती है, 5g इसको भी खींचेगी। बेटा जितने कांटेक्ट होते हैं उतने नॉर्मल रिएक्शन होते हैं। 5 kg के 2 कांटेक्ट, एक 3 kg से और एक धरती से, तो 2 नॉर्मल रिएक्शन लिखेंगे, वो भी परपेंडिकुलर वाले। 3 kg नीचे की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन देगा और जमीन वाला सरफेस इसको देगा ऊपर की तरफ n1, और एक एक्सटर्नल फोर्स आया 20 न्यूटन।
ये फ्री बॉडी डायग्राम बन के तैयार हो गया। अच्छा, ये दोनों साथ चलते तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आती है बेटा? 20 - 8 यानी 12। 3/2। हाँ बेटा, 3/2। तो मतलब फ्रिक्शन चाहता है कि ये लोग साथ चलें तो इतना एक्सेलरेशन होना चाहिए। पर क्या फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अलाउ करेगी? F1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बेटा बताओ? म्यू इंटू एन की वैल्यू 3 आ गई। बताओ F1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी लग सकती है? 12 लग सकती है। याद आया? फ्रिक्शन कैन हैव मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू एन। यहाँ पे n क्या है? 3g। और म्यू कितना दिया था क्वेश्चन में? 0.4। तो म्यू इंटू एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 न्यूटन। यानी 3 kg ब्लॉक पे मैक्सिमम 12 न्यूटन लग सकता है। पर बेटा याद रखना, मैक्सिमम नहीं लगता है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना लगता है। तो अब इस क्वेश्चन में ये दोनों साथ चलना चाहते हैं 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो अब हम जाते हैं इंडिविजुअल एफपीडी के पास। बोलेंगे दोस्त क्या तुम दे सकते हो इतना फोर्स? वो बोलेगा, F1 बोलेगा 3 kg को। यार ये तो बड़ी छोटी सी चीज है। अगर इसका एक्सेलरेशन मुझे 3/2 चाहिए यानी 1.5 चाहिए, तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? मास इंटू एक्सेलरेशन यानी 3 × 1.5। कितना आया बेटा फोर्स बताओ? व्हाट इज द रिक्वायर्ड फोर्स? फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? मास कितना है? 3 kg। एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड कितना है? 1.5। तो 1.5 इंटू 3 करोगे तो कितना मिल जाएगा बेटा बताओ? 4.5 मिलेगा। 4.5। यानी फ्रिक्शन इस बार 12 न्यूटन नहीं लगेगा। बेटा फ्रिक्शन बिल्कुल नमक की तरह होता है, स्वाद अनुसार, यानी जरूरत के हिसाब से कि बॉडी साथ में रहे। तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी 4.5 न्यूटन। कितनी आई? अब ये 3 kg फटाक से चलने को तैयार हो जाएगा। हाँ हाँ मैं चल दूंगा साथ में। नीचे 3g था, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन था, और तुम बोल दोगे हाँ सर फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी होगी m में। 3 इंटू एक्सेलरेशन 3/2 दैट इज 4.5 न्यूटन। अब फ्रिक्शन का क्या है? वो तो हमेशा दोनों बॉडीज पे बराबर लगेगा। तो देखो 3 kg को जब तुम आगे घसीट रहे हो तो 3 kg तुमको पीछे खींचेगी उतने ही फ्रिक्शन से। यानी 4.5 पीछे लगा, 20 आगे लगा, और एक फ्रिक्शन धरती से भी मिलेगा बेटा, सरफेस से, यहाँ से ये वाला। तो वो फ्रिक्शन का डायग्राम ऐसे बना लो, एफ, एक और एफ बना दो। तो वो फ्रिक्शन का डायग्राम एफ आएगा। और अब देखो हमको यहाँ पे बनाना है 5g प्लस एन। एन की वैल्यू 3g थी और n1 की वैल्यू आ जाएगी 8g। तो इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि धरती के रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल चल रहा है। क्या मेरी बात तुम समझ पा रहे हो बेटा? यस सर। धरती के रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल चल रहा है। तो अब बताओ फ्रिक्शन कितना लगेगा? 5 kg पे। अब क्या लिखोगे? 20 - 4.5। और धरती के रिस्पेक्ट में जब ये पार्टिकल चल रहा है तो रिलेटिव मोशन में हमेशा फ्रिक्शन। बेटा देखो मैंने क्यों, तुम्हारे मन में एक ख्याल आना चाहिए कि सर आपने इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन म्यू इंटू एन नहीं लिया है। म्यू इंटू एन यहाँ 12 न्यूटन आता, हमने नहीं लिया, हमने 4.5 लिया। लेकिन जब मैं यहाँ का फ्रिक्शन ले रहा हूँ तो मैं लिखूंगा म्यू इंटू एन। तो ऐसा क्यों? सोचो जरा। क्योंकि धरती के रिस्पेक्ट में 5 kg वाली बॉडी आगे चल रही है, तो हमेशा जब भी रिलेटिव मोशन होगा तो फ्रिक्शन म्यू इंटू एन ही लोगे। 0.1 इंटू नॉर्मल रिएक्शन दैट इज 8 kg, 8g यानी 8 न्यूटन। लेकिन इन दोनों के बीच में पॉसिबिलिटी है कि रिलेटिव मोशन ना हो। तब तुम्हें तुक्का नहीं मारना है कि म्यू एन ले लेते हैं, जीरो ले लेंगे, नहीं बेटा। रिक्वायरमेंट के अनुसार कि कितने पे दोनों साथ चल पाए। साथ चलने के लिए एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट इतनी थी, फ्रिक्शन देने को तैयार था। अब मेरा आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 8 न्यूटन, क्योंकि ये धरती के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन कर रहा है। नेट फोर्स कितना आ गया?
20 माइनस 4.5 माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू एफ वाली, दैट इज इक्वल टू एम ए। मास कितना है बेटा इसका बताओ? 5 kg। अब बताओ एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? मैं निकाल के दो बेटा। 20 माइनस 8 कर लो 12 आ जाएगा, 12 माइनस 4.5 कर लो 7.5 आ जाएगा, 7.5 इक्वल टू 5 ए कर लो, एक्सेलरेशन तुम्हारा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। देखा आपने? यानी हाँ, और दोनों तरफ तुमने कुछ वायलेट नहीं किया। बेटा आप मेरी बात समझ पाए? ये क्वेश्चन थोड़े से ऐसे हैं कि अगर ये क्वेश्चन समझ आ गए तो तुमको फ्रिक्शन का एक्चुअल नेचर समझ आ जाएगा। पेशेंस देना थोड़ा सा। कई बार तुम लोग इसी चीज में बिजी रहोगे कि सर एक बॉडी है, हमने इधर से 30 न्यूटन लगाया, यहाँ पे फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.2। अब बेटा इसमें कौन सी बहादुरी है कि अगर ये 5 kg की बॉडी है और तुम सोचो कि ऊपर नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा 5g। अब बताओ, अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन को सोचूं तो म्यू इंटू एम से आ जाएगा 0.2 इंटू 5g, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी बेटा कितना आ गया? 10 आ गया। 10 न्यूटन आया बेटा। अब हम इसको बोल देते कि चलो देखो 30 इज ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, तो ये बॉडी चलने लगेगी। 30 माइनस 10 यानी अगर ये दोनों चल रही हैं एक मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में चल रही है तो फ्रिक्शन को आप पूरा ले लोगे, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसमें कोई दिमाग थोड़ी ना लगा बेटा। अगर आपको सिर्फ यही चेक करना है कि एक्सटर्नल फोर्स कितना बड़ा है, अगर ये 5 न्यूटन होता तो फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन 10 न्यूटन नहीं लगती, सिर्फ 5 न्यूटन लगती। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा इजी हैं। क्या मेरी बात समझ पाए? आपको ब्लॉक एंड ब्लॉक वाले क्वेश्चन कर लोगे तो सारे क्वेश्चन कर लोगे। बेटा जी हम नेक्स्ट पे चलें। बेटा आप लोगों ने नोट किया? Yes, sir. बेटा मेरी आप लोगों से थोड़ी रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन का एपिटोम जानो, और क्वेश्चन का सबसे एवरेज ऐसा भी सोचो कि एग्जाम में क्या आता है, और उससे थोड़ा एक लेवल टफ करो। उससे तुम्हें लाइफ लॉन्ग कॉन्फिडेंस रहता है कि कोई क्वेश्चन कितना भी आए मैं कर लूंगा। अब आप लोग मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाओ। ये एंगल थीटा है। आपको देखो नीट में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट के आएंगे कि आपको ये एंगल सपोज 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री। इस ब्लॉक का वेट 2 kg दिया हुआ है, और जो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है वो यहाँ पे म्यू इक्वल टू 0.1 दिया हुआ है। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक? ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भर के मिलेंगे। बताओ बेटा। दिस वेज इज स्टेशनरी, वेज फिक्स्ड है, वेज इज फिक्स्ड। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बताओ बेटा। बेटा फ्रिक्शन हमेशा रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगता है, बट उसकी एक लिमिटेशन होती है। अगर आप एफडी बनाओगे तो बेटा देखो इस तरफ आता है mg, ऐसे लगता है, तो उसका एक कंपोनेंट आता है इस तरफ mg साइन थीटा, और इस तरफ बेटा एक कंपोनेंट आता है mg cos थीटा। तो जब तुम एफडी बनाओगे तो ऐसा ऐसा बनेगा mg cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, mg sin थीटा। और हाँ, इस mg sin थीटा की वजह से जब बॉडी नीचे आना चाहेगी तो फ्रिक्शन इसे रोकना चाहेगा, फ्रिक्शन इसे रोकना चाहेगा। एफ ऊपर, अब एफ कितना लगेगा आप लोग मुझे बताइए। हाँ, चलो कोशिश करते हैं बेटा। ये बताओ कितने बच्चे mg sin थीटा निकाल सकते हैं? m कितना दिया है? 2 दिया है। g कितना दिया है बेटा बताओ?
10 अगर नहीं दिया है तो 10 ले लो। और साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा बताओ, कितना आया बेटा इसका फोर्स बताओ, देख पा रहे हो? 10 न्यूटन आ गया। अब बॉडी के डाउन द इंक्लाइन एक्सटर्नल फोर्स mg sin थीटा 10 न्यूटन लग रहा है। अब फ्रिक्शन कितना लगेगा? फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन मैक्सिमम वैल्यू। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बेटा, फ्रिक्शन को म्यू इंटू एम जी मत सोचना, म्यू इंटू एन रहता है। म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.1। और नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालोगे बेटा? अब एक ब्लॉक जब स्लाइड भी करेगा तो वर्टिकली ऐसे तो नहीं चलेगा, मतलब सॉरी इस लाइन के लॉन्ग तो नहीं चलेगा ना बेटा। तो एम जी कॉस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, हमेशा। तो जब तुम इक्वेट करोगे n इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, बेटा मेरी बात समझना, एज ए टीचर मुझे तुम्हें ब्लॉक और ब्लॉक केसेस कराने हैं, बट एग्जाम में ये वाले आने के चांसेस ज्यादा हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं जो बिल्कुल सिंपल आपका कॉमन सेंस चेक करते हैं। हाँ लेकिन प्लीज ब्लॉक ओवर ब्लॉक भी करना बेटा। अगर तुमने ये जो छोटे बहुत 3-4 एग्जाम्पल कर लिए ना, तो तुम्हारा फ्रिक्शन से डर चला जाएगा। क्योंकि तुम्हें पता रहेगा कि फ्रिक्शन सिर्फ इतनी एक लाइन में, कि फ्रिक्शन चाहता है दोनों बॉडी साथ रह के, लेकिन एक लिमिट होती है। बेटा फ्रिक्शन उतना ही मजबूर है जितना टीचर है। टीचर चाहता है कि बच्चा उसकी बात माने, और उसकी भी एक लिमिट है। वो वहां तक कोशिश करेगा। कई बार बच्चा बंद के साथ चलेगा, कई बार बच्चा बंद के साथ नहीं चलेगा। चलो, एम जी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 2 10 कॉस 30 की वैल्यू कितनी आती है बेटा बताओ? यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आप लोग को इतनी मिल गई, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.1 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना आया? 10√3। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बेटा बताओ? √3 होगी ना बेटा? तो इस केस में फ्रिक्शन विल बी टोटली एप्लीकेबल, क्योंकि हम 20 न्यूटन को ये जो 10 न्यूटन लग रहा है उसको रोक नहीं पा रहे हैं, नीचे 10 लग रहा है, और फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम एफर्ट भी डालेगा तो √3 न्यूटन डाल पाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा बताओ? नीचे की तरफ फोर्स लगा 10 न्यूटन, माइनस ऊपर की तरफ लगने वाला फ्रिक्शन यानी 10 माइनस √3, नेट फोर्स बाई मास। मास कितना दिया हुआ? 2 kg। तो बेटा इतना एक्सेलरेशन आप आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउन द इंक्लाइन। कर लोगे बेटा? नोट किया बेटा? Yes, sir. ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो बेटा, कई बार फ्रिक्शंस को आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि फ्रिक्शन का एक बेसिक रूल होता है कि वो बॉडीज को बोले कि प्लीज साथ चलो, लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ बेटा, प्लीज ध्यान देना। ये सपोज कोई रॉड है, आप बताओ जैसे आप ही खड़े हो, अगर कोई आपको ऐसे पुश करता है तो आपके हिसाब से फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बताओ? अगर किसी ने आपको या आपको किसी ने आपको ऐसे ढकेला, आपके हिसाब से फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? Opposite to the force. बेटा कितने बच्चों को लगता है कि ये स्टेटमेंट सही है? चलो बेटा हम सारे बच्चों से बात करते हैं। आशुतोष बेटा, तुमको क्या लग रहा है कहाँ लगेगा फोर्स फ्रिक्शन का? Opposite. अर्षिता बेटा आपको? पायल बेटा आप बताओ? Sir, opposite. प्रियंका बेटा आप? Sir, opposite. शीतल बेटा आप? No, opposite. अच्छा ठीक है, स्वास्थी एनी व्यू? Sir, opposite is स्वयं बेटा यू न्यू ना? Yes, sir. I'm new. हाँ वी स्पोकन बिफोर ना? हाँ बेटा आप बताओ कहाँ लगेगा? Sir, opposite to the force. अच्छा ठीक है, तनीषा योर आंसर? Sir, opposite to the force. तनुश्री उदिता व्हाट्स योर कॉल? Opposite. Sir, opposite. अच्छा ठीक है, लेट मी टेल यू वन थिंग, friction is not decided by the force on the body,
फ्रिक्शन इज ऑलवेज डिसाइडेड एट कॉन्टेक्ट। मेरी ये बातें अच्छे से ध्यान देना शुरू करो। फ्रिक्शन यहाँ के बारे में है, कॉन्टेक्ट के बारे में। फ्रिक्शन इज नॉट रिलेटेड टू एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। फ्रिक्शन, बेटा देखो, अगर मुझे पॉइंट मास बनाना हो, पॉइंट मास छोटा सा, तब मैं अगर फोर्स ऐसे लगाऊंगा तो अपने आप फ्रिक्शन पीछे ही लगेगा। लेकिन जब कोई इंसान होता है, वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। मैं आपको, अच्छा चलो मैं बच्चों की तरह समझाता हूँ। आप ऐसे सोचो कि जैसे ये आदमी को जब किसी ने ऐसे ढकेला, तो होता क्या है बेटा, जैसे तुम इसको ऐसे ढकेलते हो, इसकी बॉडी का ये जो पाँव वाला पोर्शन है, ठीक है बेटा, ये इसको ऐसा फील होता है कि कोई इसको, इसका ये पाँव पीछे की तरफ जा रहा है, पाँव इसका फील करके देख लो। अब अपने दोस्त को ढकेलना, उसका पाँव पीछे फील करेगा, तब फ्रिक्शन आगे लगता है, ताकि इस आदमी के एक्सटर्नल फोर्स को वो काउंटर कर सके, ताकि आदमी घूम के गिरे नहीं। बेटा अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो इसको ढकेलोगे ना, तो ये ऐसे गिरता है जैसे कोई क्लॉक टाइप का गिर रहा है, और वो आखिरी में ऐसे पड़ा मिलता तुमको। रुको मैं और अच्छे से समझाता हूँ। अगर आपको ये फीलिंग नहीं आ रही है तो आप चलते कैसे हो, ये बताओ मुझे। आप कैसे चलते हो? आप जब अपना कदम जमीन पे रखते हो तो क्या करते हो? एक पाँव तो हवा में रहता है, एक पाँव जमीन में रहता है। आप अपने पाँव को पीछे खींचते हो, और फ्रिक्शन कहाँ लगता है? आगे। ये तो बात समझ आती है ना? चलना तो सबको आता है, कोई ऐसा है जो चलता नहीं है। आप अपने पाँव को पीछे की तरफ ड्रैग करते हो, और जमीन आपको फ्रिक्शन आगे दे देता है कि तुम मुझे पीछे खींचोगे, मैं तुम पे आगे लगूंगी। बात समझ आई? यू वॉन्ट टू पुल योर लेग बिहाइंड, और आपको फ्रिक्शन लगता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बॉडी के मोशन को मत देखो, इस केस में भी बॉडी आगे जा रही है, बॉडी इज मूविंग अहेड, बट फ्रिक्शन इज ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन। बेटा वही तो हमको चला रहा है, और कौन सा फोर्स है? जब तुम किसी आदमी को ऐसे ढकेलते हो, तो उसकी बॉडी पीछे की तरफ ऐसे खिसकती है, उसी वजह से फ्रिक्शन ऐसे लगता है, और वही इस घुमाने वाले फोर्स को रोकता है। फ्रिक्शन ऐसे लग जाता है, घुमाने वाली एमा, अपनी बॉडी पे सोचो कोई घुमाना चाह रहा है, फ्रिक्शन नीचे से ऊपर की तरफ घुमाता है, एक्सटर्नल फोर्स जो लगा है वो ऐसे घुमा रहा है, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और आप नहीं गिरते हो। मेरी बात समझ पाए? थोड़ा सा, पूरा नहीं। फ्रिक्शन देखने के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, बेटा साइकिल चलाई है आप लोगों ने? Yes, sir. ये मैं साइकिल, ऐसा गंदा साइकिल का डायग्राम बनाऊंगा कि इट वुड बी नीडिंग योर इमेजिनेशन, तब आपको समझ आएगा कि वो साइकिल है। देख पा रहे हो बेटा? लग नहीं रही ना साइकिल है? यहाँ हम हर्षिता को ही बैठा देते हैं बेटा। ये देखो, ये उसका पाँव है, अब एक टायर है और ये चेन है। अच्छा आप बताओ, जब आप आगे वाले टायर को देखते हो और पीछे वाले टायर को जब देखते हैं, तो आप लोगों ने सुना है बेटा, अच्छा मुझे एक बताओ, कौन सा टायर जल्दी वेयर एंड टेयर हो जाता है? कौन सा, फ्रंट टायर या बैक टायर, किसी भी बाइक में, स्कूटी में? Sir, back tire. The back tire. Back tire. नेवर बेटा, फ्रंट टायर होगा। सबको फीलिंग यही आती है। जो हमारे इंट्यूटिव गेस होते हैं, दे विल ऑलवेज से कि सर पीछे वाले टायर के ऊपर ज्यादा फ्रिक्शन का प्रभाव रहता है। अच्छा चलो मैं समझाता हूँ क्यों। अच्छा टायर को ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि जब टायर के ऊपर तुम टायर को ऐसे घुमाना चाह रहे हो, तो लोएस्ट पॉइंट कैसे जाना चाह रहा होगा बताओ? लोएस्ट पॉइंट बेटा कहाँ जाना चाहेगा? पीछे की तरफ, है ना? पीछे। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे ना? आगे। क्या ये बात तुम लोग को समझ आई बेटा? Yes, sir. ठीक है। अब हम जब किसी चीज को ऐसे नहीं घुमाते हैं, तो बेटा मैं तुमको बहुत प्यार से समझाता हूँ कि जब हम किसी भी चीज को, बैक टायर के ऊपर ऐसा होता है, ये तो तुमको ऐसा समझ आ रहा है कि स्टार्टिंग के वक्त क्या हुआ, t=0 पे, बट रियलिटी में बट थोड़ा दिमाग लगेगा। बना दो क्या? डर तो नहीं रहे हो ना? नहीं सर। तो देखो मैं, Yes, sir. हो सकता है कि तुमको वो सब याद हो जो मैंने सिखाया था कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हम कैसे निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, दिस इज द यूनिवर्सल फॉर्मूला फॉर रिलेटिव मोशन। चाहे एक्सेलरेशन निकालना हो तो भी ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है, याद आया? अब मैं तुमसे बोलता हूँ
मान लो ये घूम रहा है ओमेगा स्पीड से, एंगुलर स्पीड से। डरना नहीं बेटा, ये सेंटर है और ये लोएस्ट पॉइंट है। मान लो साइकिल की भी स्पीड है कुछ v, सेंटर ऑफ मास बोल देते हैं, साइकिल की खुद की स्पीड है। तो अगर मैं पूछूं ये पॉइंट P के बारे में बताओ तो तुम बोलोगे सर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ मतलब जमीन, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर प्लस वेलोसिटी ऑफ द सेंटर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, दैट इज ये VCOM। वेलोसिटी ऑफ सेंटर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जो तुमको दिखेगा साइकिल की स्पीड से जा रही है, वो ये होता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब मुझे पता है इतना देखो खतरनाक लिख दूंगा तो कोई बच्चा समझेगा नहीं, पर बेटा एक बात बताओ, अगर तुम सेंटर के रिस्पेक्ट में, इस व्हील के सेंटर के रिस्पेक्ट में पॉइंट P को देखोगे तो बेटा अगर मैं तुम्हें पंखे के बीच में लटका दूं तो जो पंखे के ब्लेड्स हैं वो तुम्हें सिर्फ टेंजेंशियल जाते दिखेंगे। मेरी बात समझना, किसी भी घूमती हुई चीज के तुम सेंटर पे चले गए ना तो तुमको ये पॉइंट ऐसे जाता दिखेगा, ये पॉइंट ऐसे जाता दिखेगा, ये पॉइंट ऐसे जाता दिखेगा। क्या बात समझ पा रहे हो? अगर ऐसे मोशन हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो यहाँ पे खड़े होके समझ पा रहे हो? तो अगर मैं पॉइंट P का सेंटर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी लिखता हूं तो वो आता है r ओमेगा, यानी v इक्वल टू आर ओमेगा। सर्कुलर मोशन में हमने थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की थी काइनेमेटिक्स में, याद है आपको? यस सर। मान लो चलो नहीं याद है तो मुझ पे ट्रस्ट कर लो कि सेंटर पे खड़े होके पीछे की तरफ वेलोसिटी लगेगी r ओमेगा और आगे की तरफ वेलोसिटी है VCOM। और 95% में क्या होता है बेटा, जब तक हम लोग स्लिप नहीं करते, पीछे वाला टायर स्किड नहीं मारता है, तो ये दोनों वेलोसिटी बराबर होती है, जिसे हम कहते हैं बेटा प्योर रोलिंग। जो नॉर्मल अगर आप देखो ना किसी चीज को डगराते हो तो जो होता है उसको हम प्योर रोलिंग कहते हैं, जिसमें स्लिप नहीं हो रहा है, डगर भी रहा है और स्लिप नहीं मार रहा है, तो बेटा इस चीज को हम लोग कहते हैं प्योर रोलिंग। तो हमेशा पीछे वाले टायर पे 99% केस में प्योर रोलिंग टाइप का लगने की कोशिश होती है। तो अब बताओ VCOM इक्वल टू आर ओमेगा हो गया, दैट मीन्स पॉइंट P के पास दो स्पीड थी, एक आगे की तरफ VCOM ये वाली, वेक्टर वाइज सोचोगे तो समझ आएगा, और एक पीछे की तरफ आर ओमेगा। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो लगभग पीछे वाला टायर पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो बेटा लगेगा आगे की तरफ ही, बट वो 0 से μ1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि बेटा ये पॉइंट रेस्ट पे रहता है। आपको सोचना बहुत मुश्किल है कि साइकिल चल रही है और पॉइंट रेस्ट पे है, यही तो इमेजिनेशन है बेटा। बेटा मोमेंटली फील करो ना, टायर का ये पॉइंट हमेशा रेस्ट पे रहेगा, मोमेंटली, मोमेंटली। क्या आप समझ पा रहे हो? यस सर। लेकिन जो आगे वाला टायर है, हम उसके साथ ना चेन नहीं बनी हुई है। देखो इस चेन की वजह से ऐसा होता है कि तुम पेडल मारते रहते हो और ये परफेक्ट रोलिंग करता है। आगे वाले टायर को हम जबरदस्ती घसीटते हैं, चल घसीट आगे चल, पीछे वाला इंस्ट्रक्शन देता है अरे मैं फ्रिक्शन लगा रहा हूँ ना, चल आगे चल। तो इस वाले के साथ वो वाला फ्रिक्शन लगता है बेटा, रिलेटिव वाला। इसके साथ स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगता है, डायनामिक फ्रिक्शन लगता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू इनटू एन। और साइकिल के लिए एन आगे वाले टायर पे भी लगभग वही रहेगा, पीछे वाले टायर पे भी लगभग वही रहेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ फ्रिक्शन ज्यादा लगता है इसलिए फ्रंट टायर जल्दी खिंचता है। तुम किसी भी स्कूटी या बाइक जहां पर ठीक होती है तुम पूछ लो, वो बता देगा फ्रंट टायर ज्यादा खिंचता है। लॉजिक उनको नहीं पता रहेगा लेकिन आपको पता रहना चाहिए। अभी नहीं पूरा समझ आएगा बट इतना याद रखना कि बेटा फ्रिक्शन पॉइंट ऑफ देखो बेटा हो सकता है कि तुम्हें ये पूरी बात भूल जाए, थोड़ा भी नहीं समझ आया, लेकिन अगर एक बच्चा सिर्फ इतना याद रख लेना कि सर आप ये बोलना चाहते हैं कि फ्रिक्शन के लिए बॉडी को नहीं देखते हैं, बॉडी को देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। फ्रिक्शन के लिए सिर्फ नीचे जाके ये देखो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या चाह रहा है। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आगे जाना चाह रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट घूमते हुए पीछे जाना चाह रहा है तो फ्रिक्शन आगे है। क्या आप मेरी बात समझ गए? टेक अवे फ्रॉम दिस टू स्लाइड्स विल बी always try to observe point of contact, do not get delusioned by the body or the external force। अगर आपको डाउट है तो आप अपने दोस्त से बोलो आपको धक्का मारे, आपको फ्रिक्शन जमीन पे फील हो जाएगा कहाँ लगा, फ्रिक्शन आगे लगेगा पीछे नहीं लगेगा। क्या आप मेरी बात समझ गए बेटा? और दोस्त धक्का मार देगा, अच्छा दोस्त होना चाहिए बस। नेक्स्ट पे आए जी सर। बेटा, always try to carry concept in your head in the form of statements, statements will be with you। like फ्रिक्शन के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखते हैं। अब देखो हो सकता है कि तुम डर गए हो,
लेकिन अगर किसी एक बच्चे को ये बात क्लिक कर गई कि कोई घूम रही है चीज ओमेगा से और उसकी खुद की वेलोसिटी वी सी है, तो हमेशा इस पॉइंट की वेलोसिटी हो जाती है वी सी और आर ओमेगा। अब अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आर ओमेगा से ज्यादा हुई, मतलब आप स्लिप कर रहे हो, लगभग घूम कम रहे हो। कई बार पहाड़ से अगर फ्रिक्शन कम है तो कोई चीज की स्पीड तेज हो जाएगी पर वो घूमेगा धीरे धीरे। समझ आ रहा है? उस केस में VCOM जब ज्यादा हो गया आर ओमेगा से, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की नेट स्पीड आगे आ गई VCOM माइनस आर ओमेगा, तब फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अगर ऐसा होगा कि आपकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई, कीचड़ में फंसने पे वो घूमती ज्यादा है और आगे कम बढ़ती है, यानी VCOM छोटा हो गया और आर ओमेगा बड़ा हो गया, तो नेट वेलोसिटी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की कितनी आ गई? आर ओमेगा माइनस VCOM, यानी नेट वेलोसिटी पीछे की तरफ आई, तब फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे की तरफ। क्या तुम मेरी थोड़ी थोड़ी बात समझ गए? डू नॉट ट्राई टू लुक एट बॉडी, ऑलवेज ट्राई टू लुक एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दैट विल डिफाइन कि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी। बेटा बात समझ पाए? नेक्स्ट क्वेश्चन करें? Yes, sir. ठीक है बेटा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एनसीईआरटी से न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की पूरी एक्सरसाइज आप एक बार अटेम्प्ट कर दो, फिर आप चाहो तो डाउट क्लास में, चाहो तो डायरेक्टली 1-to-1। हाँ बेटा, बस उस बीमारी से बचना जिसमें एक बच्चा इंटरनेट पे जाके सोल्यूशन देख लेता है, तो पर्पस डिफीट हो जाता है। आपको कितना भी मन कर रहा हो, आप 12 अटेम्प्ट लो, 20 अटेम्प्ट लो, बट खुद से करो। चलो हम आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा देखो, आप लोगों ने क्या स्प्रिंग को पढ़ लिया था बेटा? बेटा स्प्रिंग का फोर्स पढ़ा था आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ठीक है, चलो मैं तुमको एक बेसिक क्वेश्चन कराता हूँ, आप इसको सोच लो। ठंडे दिमाग से मुझे आंसर देना। ये ऐसे t इक्वल टू 0 पे लटका हुआ है इक्विलिब्रियम पे, तो बताओ फोर्स डायग्राम कैसे होगा? अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है तो फोर्स डायग्राम कैसे होगा? ऊपर स्प्रिंग फोर्स kx, नीचे mg, है ना? और एक्सेलरेशन कितना है? 0। ट्रू? अब मुझे बताओ शीतल बेटा, अगर मैं यहां से इस चीज को काट दूंगा, t इक्वल टू 0 पे मैं इसको काट दूं यहां से, तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक? बताओ 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा अगर मैं झटके से इस वायर को काट दूं? तो 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा? सारे बच्चे बताओ बेटा, सोचो। बेटा हमें हार्ड क्वेश्चन नहीं करने हैं, हमें थिंकिंग को थोड़ा अच्छा बनाना है कि हम सोच पाए। व्हाट विल हैपन व्हेन वी विल कट द अपर पोर्शन ऑफ द स्प्रिंग? व्हाट विल हैपन बेटा? बेसिक से सोचो, इसमें कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है। जब वो बंधा हुआ था स्प्रिंग, तो बॉडी रेस्ट पे थी, दैट मीन्स के एक्स इक्वल टू mg आ जाएगा, एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। बट व्हेन वी विल कट स्प्रिंग, तो फिर क्या होगा? उस मोमेंट पे t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन कितना होगा? हाँ वेरी गुड, आई हैव गॉट आंसर फ्रॉम 4 स्टूडेंट्स। वेरी गुड बेटा, बट यू माइट बी सरप्राइज्ड व्हाई एफबीडी इज दैट मच इंपॉर्टेंट। बेटा अच्छा ये बताओ, अगर जैसे ही तुमने स्प्रिंग काटी होती, तो तुमको क्या लगता है कि स्प्रिंग एक झटके में, स्प्रिंग फोर्स ही क्यों लगाती है? स्प्रिंग फोर्स एक्सटेंशन या कंप्रेशन की वजह से लगाती है ना बेटा? एक्सटेंशन की वजह से या तो कंप्रेशन की वजह से। अगर मैं स्प्रिंग का ये तार काट दूं, तो झटके से एक्सटेंशन चेंज नहीं होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ पहले से एक्सटेंडेड रही होगी। तो t इक्वल टू 0 पे अभी भी kx ही लगेगा, अभी भी mg ही लगेगा, क्योंकि mg तो चेंज होता नहीं है। और t इक्वल टू 0 पे स्प्रिंग का ऊपर का तार काटने से जब एक्सटेंशन चेंज नहीं होगा, तो स्प्रिंग फोर्स kx ही लगाएगी और आपको मिलेगा एक्सेलरेशन 0। कमाल की बात है ना बेटा? समझ आया? उस समय फिर थोड़ी देर में
स्प्रिंग का एक्सटेंशन 0 हो जाएगा, फिर बॉडी जी एक्सेलरेशन से जाएगी थोड़ी देर बाद, बट उस समय एक्सेलरेशन विल बी, क्या बेटा आप लोग सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो, बल्ब जला कि नहीं? और फिर इसको वो अच्छे न्यूमेरिकल में यूज कर लेते हैं इस प्रॉपर्टी को। बेटा स्प्रिंग कट जाने के बाद भी कभी भी स्प्रिंग, जब तक एक्सटेंशन उतना है, स्प्रिंग उतना ही फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ। क्या बेटा आप सोच पाए कि नहीं सोच पाए? सोच पाए। पक्का? जी सर। फोर्स ऑफ द स्प्रिंग इज बिकॉज ऑफ एक्सटेंशन और कंप्रेशन, इट इज नॉट बिकॉज कि भाई वो ऊपर से बंधी है नीचे से बंधी है, वो जितना, अगर वो एक्सटेंडेड है तो हर एक को खींचेगी। अगर स्प्रिंग को ऐसे से देख रहे हो, अगर यहाँ 3 kg ब्लॉक है और ये एक्सटेंडेड है, मतलब L+X है, तो ये इस पोर्शन को भी ऐसे खींचेगी और 3 kg को भी ऐसे खींचेगी, दोनों तरफ से ऐसे पुल करेगी। अच्छा मैं आप लोग को कुछ बताता हूँ, अगर इसी चीज को आपको समझना हो, बेटा स्लंकी जानते हो? स्लंकी है जो बहुत बड़ी सी स्प्रिंग टाइप की आती है, जो बड़ा फ्लेक्सिबल रहता है। एक बहुत बड़ी ऐसे स्लिंकी टाइप का ले लो और उससे एक छोटा सा मास बांध दो और अचानक अपना हाथ छोड़ दो। आपको लगेगा ये नीचे जाना शुरू करेगा, पर ये नीचे जाएगा नहीं, आपकी आंखों से दिखेगा ये नीचे नहीं जा रहा है। मेरी बात समझे? आपको आराम से ये चीज दिख जाएगी, जैसे एक्सेलरेशन 0 वाला एक्सपेरिमेंट। क्या आपको मेरी बात समझ आई बेटा? अगर आप अपने हाथ से पकड़ के एक बहुत बड़ी स्प्रिंग में एक छोटा सा ब्लॉक नीचे रख दो, फिर अब अपना हाथ छोड़ दो, यहाँ से आपने पहले पकड़ रखा था, अब अपना हाथ छोड़ो, आपको ब्लॉक की तरफ देखोगे तो पता है कैसा व्यू दिखता है? यू विल ऑब्जर्व कि ब्लॉक वहीं पे है और ये स्प्रिंग लगभग आके यहाँ आ जाएगी, पूरी की पूरी ऐसे इकट्ठा हो जाएगी, फिर दोनों साथ में जी एक्सेलरेशन से जाएंगे, ऐसा दिखेगा लगभग। लेकिन ये भी थोड़ा थोड़ा नीचे जाता है बहुत स्लो स्पीड से, तो आप हैरान रह जाते हो, यार इसको तो जी एक्सेलरेशन से जाना चाहिए था, फिर ऐसे कैसे जा रहा है? बेटा आपको समझ आया? Yes, sir. चलो बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। बेटा प्लीज कुछ कुछ क्वेश्चंस करो। डायनेमिक्स के क्वेश्चन करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। और बेटा अगर किसी बच्चे को किसी प्रीवियस टॉपिक में डाउट या एक्स्ट्रा क्लास चाहिए तो मुझे बताना, वी विल डू अगेन। ये देखो ये 5 kg ब्लॉक है, अगर के की वैल्यू 3 Nm/m दी हुई है तो इसका एक्सटेंशन बताओ। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, करो। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग? बताओ बेटा। बेटा मैं करूं कि आप लोग सोच रहे हो? हम कर रहे हैं। हाँ करो करो बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। हाँ बेटा
मैं हेल्प करूं? Yes, sir. अच्छा चलो, देखो बेटा, हमेशा याद रखना, जब तक भी मास वाली पुली नहीं आती, वन रोप वन टेंशन, इस 5 kg का एफपीडी बनाओ, 5 kg का, तो ऊपर टेंशन टी लगता और नीचे 5G लगता। अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो टी मस्ट बी 5G। अब मैं इस स्प्रिंग के पास पहुंचा और इस स्प्रिंग का एफपीडी बनाया, स्प्रिंग के इस पॉइंट का, तो स्प्रिंग हमेशा खींचेगी केएक्स से, और आपने जो रस्सी बना रखी है, एक रस्सी में एक ही टेंशन होता है, जब तक मास वाली पुलिंग ना आए तो वन रोप वन टेंशन, तो इस पूरे रोप में एक ही टेंशन था, यानी ऊपर लगा टी। तो अब मुझे पता चल गया इक्विलिब्रियम में टी इक्वल टू के एक्स आ जाएगा, दैट इज टी इक्वल टू के एक्स, और टी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 5G, तो एक्स इज नथिंग बट, यानी यहाँ पे mg बाई के आ जाएगा आपका आंसर, और वैल्यू तो आप पुट कर ही लोगे बेटा, ये 5 मतलब m। हो गया बेटा यहाँ तक? एक और क्वेश्चन दें? हाँ बेटा, जिन जिन बच्चों का 50/3 आया है वो सही है बेटा, थोड़ा एक लेवल अप करें बेटा। बेटा प्लीज अपनी पढ़ाई को व्हाट द थ्योरी यू रीड इन 11th 12th ऐसा मत जज करो। आप जो भी न्यूमेरिकल लगाते हो वही आपकी पढ़ाई है, या जो भी आप मैथमेटिकल मॉडल या डेरिवेशन या कॉन्सेप्ट पढ़ते हो वो आपकी पढ़ाई है। आप कभी कुछ रीड करते हो तो कई बार आप अपना इंटरप्रिटेशन बना रहे होते हो, वो जरूरी है, बट प्लीज डू नॉट काउंट इट एज कि सर मेरा वो चैप्टर हो गया है। नेक्स्ट पे चलता हूँ बेटा, देखो बेटा, आप लोगों ने इस तरह से क्वेश्चन देखे होंगे, बेटा एक बेटा आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? कितनी रोप दिख रही है आपको? एक रोप ये है, एक रोप ये है ऐसे यहां तक, दूसरी रोप बेटा ये वाली है ऐसे, और तीसरी रोप में आपको एक आदमी ऐसे टेंशन देके खींच रहा है इसको, और इस ब्लॉक का वेट 80 kg है, और ये ब्लॉक रेस्ट पे। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट केसेस आपके कोर्स के हिसाब से इक्विलिब्रियम वाले आते हैं, कि जब सारे फोर्सेस रेस्ट पे चले जाएं। तो आप मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी so that this 80 kg block is in rest? What is value of T so that 80 kg block is in rest? बताओ बेटा। बेटा सोच पा रहे हो कि मैं हेल्प करूं? बताऊं? Sir, एक minute. हाँ Sir, hello sir. हाँ बेटा बोलो, आंसर आया? सर इन तीनों में टेंशन अलग अलग होगा ना? हाँ बिल्कुल बेटा,
वन रो वन टेंशन, इसीलिए मैंने कलर किया बेटा सबको। आप पता है इन सब पुली का एफपीडी बनाओ, जैसे ये पुली 1 मान लो, इस पुली को 2 मान लो, इस पुली को 3 मान लो। जब तुम पुली 1 का एफपीडी बनाती तो तुमको ऐसे दिखता कि सर यहाँ पे एक टेंशन टी लगा, ये देखो, और इस तरफ से भी वही टेंशन टी इसको खींचेगा। एक रस्सी में एक ही टेंशन होता है, तो ये रस्सी यहाँ से भी खींचेगी, तो टी टेंशन आया। अब जो पुली P1 है उसके ऊपर एक ब्लू वाली रस्सी ऊपर खींच रही है, मान लो ये टेंशन T1 है। तो अगर पुली हमेशा आइडियल रहती है जब तक बोला ना जाए, तो अगर पुली आइडियल है तो फोर्स मास कितना हुआ इसका 0। किसी भी मासलेस चीज पे नेट फोर्स लग ही नहीं सकता है, यानी किसी भी मासलेस चीज पे नेट फोर्स हमेशा 0 होता है। दैट फोर T1 इक्वल टू 2T। क्या आपको ये बात समझ आई? मतलब हमको ये वाला, जब मैं 80 kg का ब्लॉक डायग्राम का एफबीडी बनाऊंगा तो देखो इसको कितने कनेक्शन बन रहे हैं, 1 2 3। एक तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है टेंशन टी लगेगा, वन रोप वन टेंशन। येलो वाले पे आपको पता है कि एक तरफ से एंड अगर टेंशन टी है तो पूरे रोप में ही टेंशन टी होगा। लेकिन जब तुम इस वाले का एफबीडी बनाते हो, मतलब इस वाले को निकालते हो, तो ये कितना आया T1 बेटा, ये वाला T1 हमारा कितना आ गया, 2T आ गया। तो यहाँ पे भी टेंशन इस रोप में एक ही रहेगा, दैट विल बी 2T। क्या आपको ये बात समझ आई? अब बताओ कॉमन सेंस से, अगर ये T2 का एफबीडी बनाओगे, एक 2T आया, एक और 2T आया, तो ये जो ये वाला टेंशन होगा वो इसके बराबर होगा। अगर इसको मैं T2 बोलूं तो T2 विल बी 2T प्लस 2T यानी 4T। तो आपको समझ आया कि तीसरे वाले में जो हमारा फोर्स रहेगा वो 40 हो जाएगा और हमको इस तरह का कुछ मिलेगा। बेटा आपको थोड़ी सी बात समझ आई? आंसर है 70 इक्वल टू 80 kg। अब बताओ अगर आप फिजिक्स पढ़े हो तो पुली सिस्टम बना के एक थोड़ा छोटा सा फोर्स लगा के आप लगाओगे T, और वो वर्क कैसे करेगा 70। मेरी बात समझे? सोचो बेटा 80 kg के लिए अगर हम फोर्स से कंपेयर करें तो 80G लिखना पड़ेगा, 80 इंटू जी बाई 7, यानी 1/7 फोर्स लगा के भी तुम इस ऑब्जेक्ट को उठा सकते थे। तो आप रोबोटिक्स में जा रहे हो, आप बेटा मेडिसिन में कितनी सारी चीजें हैं जहाँ पे डेलिकेट फोर्स लगाना पड़ता है फिर भी काम बड़ा हो। किसी, आपको पता है बेटा आप ही लोग जाके ना आगे चल के जब बोन फ्रैक्चर होते हैं तो आप लोग को अप्रोप्रिएट वेट टांगना पड़ता है। अगर आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, पुलिस सिस्टम में सब रहती है, कितना फोर्स लगा के रखेंगे तो हड्डी सीधी रहेगी। ये सब आपको काम आएगा बेटा उस समय। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. हमको सिर्फ लगता है कि हम लोग को पढ़ रहे हैं वो काम नहीं आएगा। बेटा काम हर वो चीज आती है जो मन से पढ़ी गई है। अब मन से पढ़ो, आप हर चीज को अप्लाई करोगे लाइफ में। तो यहाँ तक आपको ये चीज थोड़ी सी समझ आई? बात समझे बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मैं तब तक कोशिश कर रहा था कि मैं वो स्लिंकी वाली वीडियो खोज सकूं आपके लिए, तो मैं एक बार देखता हूँ कि वो मिली कि नहीं मुझे। एक सेकंड दो बेटा। बेटा आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट एज ऑफ नाउ, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ समझाने के लिए। देखो शायद आपको ये समझ आए। एग्जैक्टली बेटा आपको वीडियो दिख रही है क्या? कुछ दिख रहा है? Yes, sir. मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये लोग काफी बात इधर उधर करेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं समझाएंगे। मैं टू द पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जस्ट एक बार वीडियो को आराम से देख लो। देखो, देख पा रहे हो? आपने देखा स्लिंकी कितना स्लो जा रही है, नीचे वाला पोर्शन लगभग रुका हुआ था। हाँ, sir. एग्जैक्टली वही ब्लॉक वहीं पे रह जाता थोड़ी देर के लिए। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, सिंपल है। आपकी जो स्प्रिंग है वो एक्सटेंशन के हिसाब से फोर्स लगाती है, समझे? तो आम आदमी के लिए जो ट्रिक होगी
वो आपके लिए कॉमन सेंस होगी। देखा आपने? चलो बेटा मैं वापस पढ़ाई पे आता हूँ, मतलब ये भी पढ़ाई थी, बट पॉइंट है कि आप जरा कोरिलेट करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। आप लोग ये क्वेश्चन करके दो मुझे। बेटा इस वाले केस में अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो आप निकाल लोगे ना? 8 kg और 6 kg का। अब आप इस वाले केस को करो बेटा, डरना नहीं, फुली आइडियल है, स्प्रिंग ऊपर से के है, आपको एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग निकालना है। बताओ बेटा, दोनों केसेस मैंने जानबूझ के पैरेलल लिखे हैं ताकि आपकी सोच लग सके। बेटा ये वाला फर्स्ट वाला केस आप कर लेते हो ना, कि मैं ये वाला भी करके दो? बताओ, ये तो सिंपल एटवुड मशीन है ना बेटा, ये वाला हो Yes. जाएगा। फिर भी बेटा मैं कर देता हूँ कि धरती ने खींचा 8g, रस्सी ने टेंशन लगाया t, 8 kg भारी है तो नीचे जाएगी, एक्सेलरेशन a मान लेते हैं। 6 kg में भी टेंशन सेम रहेगा क्योंकि वन रोप वन टेंशन, ये रस्सी एक ही है बेटा, ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, घूम के आई। बेटा पता है कुछ बच्चे ना 11th 12th में मोटिवेशन का वेट करते हैं कि अब हमें सही थ्योरी आ जाएगी, हम न्यूमेरिकल लगाना शुरू करेंगे। ये बेटा सिर्फ 9-10 तक होता है। आप न्यूमेरिकल लगाते जाओ 15-20 गलतियों के बाद आपका दिमाग और हाथ सेट हो जाता है न्यूमेरिकल लगाने में। ये एक्सेलरेशन ऊपर आया, ठीक है? तो आप जब इक्वेशन सॉल्व करते तो 8g माइनस टी इक्वल टू एम ए यानी 8a लिखते हैं, और यहाँ पे ऊपर जाता है इसके t माइनस 6g, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए यानी 6 इंटू ए। अब इन दोनों को आप जोड़ देते तो टी टी कैंसिल हो जाता और आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाती बेटा? 8g माइनस, और बेटा ये आपको शायद मैंने याद करने को भी बोला था, अगर आपको याद हो तो, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये याद रखना बेटा, हर अल्टरनेट ईयर लगभग नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये वाला फर्स्ट केस वाला। बेटा कई क्वेश्चन फिजिक्स के सिर्फ वो स्पीड चेक करने के लिए देते हैं, समझ गए? तो ये तो 10 सेकंड में आप निकाल लोगे ना। हाँ अब मुझे बताओ, एक लेवल ऊपर जाके के की वैल्यू मतलब एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग क्या होगा? बताओ बेटा, अगर ये वाला केस दिया है, व्हाट विल बी द एक्सटेंशन? मैं हेल्प करूं कि बेटा आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो? कर रहे हैं। एक बार आप लोग करो, फिर मैं 2 मिनट के अंदर फिर बताता हूँ, अगर आपसे नहीं होगा तो आई विल टेल। बेटा आप लोगों ने ग्रुप पे आपका टेस्ट देखा, 21 को आप लोग का नीट का फर्स्ट मॉक है, आपने देखा? Yes, sir. सिलेबस में कोई डाउट है किसी को? बिल्कुल बेसिक का रखा है बेटा, बेसिक वेक्टर रखा है, स्टार्टिंग वाला पोर्शन रखा है, आपने देखा ना सिलेबस तो? Yes, sir. तो और बेटा प्लीज मार्क्स का प्रेशर मत लेना, पहला टेस्ट आपको सिर्फ फॉर्मेट और ये समझाने के लिए कि नीट में स्पीड की डिमांड होती है, आपको टाइम मैनेजमेंट सीखने पे ज्यादा जोर देना है। कॉन्सेप्ट तो बेटा आप वीएमसी में रह के सही में सीख जाओगे ही जाओगे, 10-12 बार फाइट मारोगे पक्का सीखोगे। सर वो 99 परसेंटाइल पे देना है। हाँ बेटा,
बेटा सुनो, लेकिन एक बार समझना, जो भी आपका टेस्ट होता है आप लोग मार्क्स के आउटकम को बहुत सीरियसली लेते हो, वो गलत चीज होती है बेटा। बेटा आप सीखने पे ध्यान दो, वो आपको ज्यादा आगे लेके जाएगा। हाँ, लेकिन एग्जाम के फॉर्मेट को समझना कि क्यों फॉर्मूला लिस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्यों बेसिक क्वेश्चंस लगाना, आखिरी तक आंसर निकालना जरूरी होता है, आपको एग्जाम में समझ आएगा। कुछ बच्चे होते हैं ना कि सर आगे आ गया, अब नहीं करेंगे, हो गया सर, कर लूंगा, मैं घर पे कर दूंगा, ये बाद में हो जाएगा। नहीं बेटा, एग्जाम में वही बच्चा अच्छा करता है जिसके पास एक फेयर कॉपी भी होती है तो रफ कॉपी भी होती है। वो भी रफ कॉपी पैरेलल खत्म हो रही होती है जब वो पढ़ रहा होता है, चाहे बायो के डायग्राम बना के प्रैक्टिस करे, चाहे फिजिक्स में वो क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग कर करके निकाले, कैलकुलेशन फास्ट करे। एग्जाम में कैलकुलेशन फास्ट रखना, बेसिक्स कॉन्सेप्ट पे कमांड रखना इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक टफ क्वेश्चन आना, या आपकी बिल्कुल बहुत सबसे जो टफ वाला क्वेश्चन है वो आता है चैप्टर का, आपको लगे बेटा वो तो एग्जाम में आए नहीं। नीट में एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन आते हैं कई बार, हम आपको इस लेवल पे भी इसलिए पढ़ाते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहे कि नहीं, जब मुझे ये सब क्वेश्चन आते हैं तो मैं कोई भी कर लूंगा। बेटा ब्लॉक ओवर ब्लॉक अगर आपको आता है तो आपको डर नहीं लगेगा फ्रिक्शन के किसी भी क्वेश्चन से। आप बोलोगे सर जब मुझे वो आ गया तो बाकी तो आ ही जाएंगे। ठीक है, मैं हेल्प करूं बेटा? सोचो। देखो बेटा, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। फर्स्ट एक्सप्रेशन में आप टेंशन देखो कितनी आसानी से निकाल सकते थे ना, टी निकल जाता, आया ना। अगर आपका एक्सेलरेशन आ गया है, अगर हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल लेते कि सर m2 माइनस वन m1 यानी 8 माइनस 6g यानी 2g, और नीचे m1 प्लस m2 यानी 8 प्लस 6 14, और आप मुझे बोल देते कि सर एक्सेलरेशन g/7 है, कोई बात नहीं। इससे टेंशन कितना आ जाता है बेटा, हम किसी भी एक्सप्रेशन में पुट कर देते कि सर t माइनस 6g इक्वल टू 6a, a की वैल्यू g/7, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा, 6g प्लस 6g/7 आता। यहां तक समझ पा रहे हो? देखो बेटा, कोई डाउट? देख पा रहे हो बेटा? याद रखना, नीट का कोई भी क्वेश्चन सिर्फ बेसिक प्लस मैक्सिमम 10 सेकंड की थिंकिंग का है। आपको अगर कोई क्वेश्चन नीट के पेपर में 40 सेकंड में स्ट्राइक नहीं कर रहा तो आप स्किप कर दो, क्योंकि वो इजी है और आपको आ नहीं रहा है। वो टफ नहीं होता है बेटा क्वेश्चन। 7 6 42 प्लस 6, तो कितना आ गया बेटा, 48g/7। यहाँ तो कोई डाउट बेटा? समझ आ रहा है बेटा यहाँ तक? यस सर। अब आपको कुछ नहीं करना था, आप बोलते सर अगर मैं इस पुल्ली का एफपीडी बनाता, पुल्ली का एफपीडी, तो पुल्ली पे नेट फोर्स हमेशा 0 लगता है क्योंकि पुल्ली का कोई मास नहीं होता। दो टेंशन टीटी नीचे लगते और के एक्स से कैंसिल होते। समझ आता? के एक्स इक्वल टू 2t ओनली बेटा, तो आपका x की वैल्यू आ जाती 2t/k। तो आपका आंसर आ जाता कि सर 2t, यानी t को बस यहाँ पुट कर दो, आंसर आ गया बेटा। देखो टफ दिख रहा था पर था नहीं। बेटा इतना हुआ आप लोगों से? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यस सर। बेटा आप लोग क्या नेक्स्ट क्लास में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का एनसीईआरटी से एक्सरसाइज सॉल्व करके आ सकते हो? और मुझे चेक कैसे करूंगा? मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा, मैं उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन दूंगा। क्या ये चीज आपको समझ आई? तो जो बच्चा एनसीईआरटी का सोल्यूशन देख के आएगा उसको फायदा नहीं होगा, मैं टाइप चेंज कर दूंगा, मतलब उसी टाइप का रहेगा, वैल्यूज और अप्रोच थोड़ी सी चेंज कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा,
नेक्स्ट क्लास में करके आ सकते हो बेटा? यस सर। प्लीज बेटा अपना होमवर्क करके आना, और मुझे कोई एक बच्चा याद दिलाएगा। आपका होमवर्क है, अभी हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे बेटा, डोंट वरी। होमवर्क है हमारा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एनसीईआरटी से करके आना, हम उसको पूरा डिस्कस करेंगे। चलो आगे आए, आप एक क्वेश्चन और करो। ये रुको, मैं थोड़ा सा दूसरे सेटअप में बनाता हूँ क्वेश्चन। ये समझना कि किसी चीज पे और ये नीचे जा सकता है। अगर बेटा ये 4 kg है, ये 30 डिग्री है, और ये 2 kg है, तो क्या आप 4 kg और 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकाल सकते हो? एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक। सोच के बताओ, गलत सही कुछ भी अटेम्प्ट करो, कर पाओगे? कमाल की बात है, आप किसी एक का एक्सेलरेशन निकालोगे, दूसरे का अपने आप आ जाएगा। बेटा इसमें कोई बच्चा जानता है ट्रिक क्या है? बेटा इस रस्सी को देखो, वन रूप वन टेंशन, यहां से यहां तक घूम के इसमें जाके वो बंध गई है, पर तब तक एक ही टेंशन होगा। तो अगर एक 2 kg का बच्चा एफबीडी बना रहा है, तो इधर टेंशन टी लेना, इधर एम जी साइन थीटा यानी 2g साइन 30 डिग्री। फ्रिक्शन जब तक बोला ना जाए मत लो। बेटा एक चीज बताओ, अगर 4 kg ब्लॉक 1 मीटर जाएगा, 1 मीटर नीचे जाएगा, तो इसको देखो जरा फील करो, ये कितनी रस्सी की डिमांड करेगा? अगर ये 1 मीटर जाएगा नीचे, 4 kg वाला ब्लॉक यहां से थोड़ा 1 मीटर नीचे जाएगा, तो ये कितनी रस्सी की डिमांड करेगा? 2 मीटर की। क्या ये बात समझ आई? अगर मैं इस पुल्ली को नीचे खींचूंगा, तो 4 kg जितना भी नीचे जाएगा, ये डबल डबल रस्सी मांगेगा। बात समझ आ रही है? और वो रस्सी सप्लाई कौन करेगा ये बताओ? 2 kg को करना पड़ेगा। तो अगर 2 kg का एक्सेलरेशन आप ए लेते हो, तब 4 kg का एक्सेलरेशन आपको कितना लेना पड़ेगा? a/2। आपको वो क्वेश्चंस भी करने हैं जिसमें बेसिक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगे F=m में, बट थोड़ा सा कंस्ट्रेंट मोशन भी लगे। आपको दिखना चाहिए कि 4 kg जब 1 मीटर नीचे जाएगी, तो वो 2 मीटर रस्सी की डिमांड करेगी। ये मुश्किल है थोड़ा सोचने में, मैं ऐसे समझाऊं तो, बट आप थोड़ा सा फीलिंग लेके सोचोगे कि सर सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम डायग्राम को ध्यान से देखें, तो 4 kg नीचे जाने के लिए इस पुली को भी नीचे लेके जाएगा। तो अगर ये एक्सेलरेशन ए से नीचे गया, तो बेटा ये डबल डबल रस्सी मांगेगा नीचे आने के लिए, और वो रस्सी सिर्फ 2 kg प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि दूसरा एंड तो फिक्स्ड है। 2 kg ऊपर जाके प्रोवाइड कर सकता है। तो अगर तुम 4 kg का एक्सेलरेशन ए मानोगे, तो 2 kg का एक्सेलरेशन तुम्हें 2a मानना पड़ेगा। और तुम्हें 2 kg की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? नेट फोर्स यानी T माइनस 2g साइन 30 डिग्री, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी मास 2 kg और एक्सेलरेशन 2a पुट करते। और जब तुम 4 kg का एफबीडी बनाते, तो तुम ऐसे लिखते कि सर 4 kg का एफबीडी ऐसे आएगा, 4g नीचे, एक्सेलरेशन a नीचे, और ये इस पुल्ली के एफबीडी से मुझे पता लगता कि दोनों टेंशन टी हैं, तो इस रेड वाली रोप का 2t हो जाता, तो 2t ऊपर। तो आपका 4 kg वाले का एफबीडी बनता, मतलब न्यूटन सेकंड लॉ लगता 4g माइनस 2t इक्वल टू ma, यानी 4 इंटू एक्सेलरेशन a। तो ऐसे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना, जो तुम्हें इजीली एससी वर्मा में या कोई भी प्रीवियस ईयर के पेपर में मिल जाएंगे, जहां दो बॉडीज का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। बात समझ पाए बेटा? अब तो कर लोगे ना?
कि मैं करके दूं, वैल्यू पुटिंग तो नहीं करूं ना? कर लोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। प्लीज न्यूटन लॉ ऑफ द मोशन के एग्जांपल और एक्सरसाइजेस करके लाना, और जितने भी डाउट्स है प्लीज पहले पूछ लेना। और एक्सरसाइज के टाइप के क्वेश्चन करेंगे, तुमने जो भी क्वेश्चन किया है मैं उस टाइप का दूसरा दूंगा, तो प्लीज ईमानदारी से पढ़ के आना। मैं बेटा लेक्चर बंद करूं? बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या?